समझाएगा कि मतलब इस बात का मतलब क्या। इन अदर वर्ड्स आपको बता रहा है, द क्लेम टू हैव अ राइट इम्पोजेज ऑब्लिगेशंस ऑन अदर्स टू एक्ट और परहैप्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो मतलब क्या निकला कि राइट्स जो है उसमें ड्यूटीज होती हैं। उसका मतलब ये है कि मेरे राइट्स जो है वो ऑब्लिगेशंस है दूसरों पे, कि वो ऐसे काम करें या ऐसे काम ना करें। ठीक है, सो ये आपके पास आ गई कि ये इंटेल ड्यूटी करने से क्या मुराद है। और ये देखिए इंटाइटलमेंट और इंटेल ये एक ही फैमिली चल रही है वर्ड्स की। तो अगर आपने बात करनी होगी तो आप कहेंगे इंटाइटलमेंट है, इंटेल करते हैं, राइट है तो राइट के साथ ही वर्ड आ गया ड्यूटी का। बहुत दफ़ा हम किसी लफ्ज़ को समझाते हैं, जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम उस वर्ड को उसके ऑपोजिट से समझाते हैं। ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर इसेंशियली मॉरल क्लेम्स। ह्यूमन राइट्स आर लिंक किया है ह्यूमन राइट्स को किस चीज़ के साथ, मॉरल क्लेम्स और फिलोसॉफिकल एसर्शन। डेफिनेशन चल रही है ये। ठीक है, सो आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्या जार्गन पिक करना है, डिक्शन क्या पिक करनी है, मॉरल क्लेम्स, फिलोसॉफिकल एसर्शन, नेचुरल राइट्स। ठीक है, और जो हमने ऊपर उठाए थे यूनिवर्सल, फंडामेंटल, एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल। ठीक है, इनएलिनेबल का वर्ड आया था पीछे। Human rights are essentially moral claims or philosophical assertions, but they have gained since 1948 a measure of legal substance. अब हमने पैराग्राफ टाइप्स में बात की हुई है कि एक पैराग्राफ डेफिनेशन का भी हो सकता है, और ये जो पैराग्राफ चल रहा है ये हमारा पैराग्राफ है डेफिनेशन का। अब वो डिफाइन करते हुए हमें क्या पता चला है कि ह्यूमन राइट्स जो है 1948 में उनको लीगल सब्सटेंस मिला है। तो जब हम नेचुरल राइट्स की बात कर रहे थे तो उसमें लीगल सब्सटेंस नहीं था। ठीक है, human rights most basically are rights to which people are entitled by virtue of being human. So human rights हैं जो हमें entitle हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। देखिए वर्ड वही चल रहा है entitle, लेकिन पहले था entitlement जो कि नाउन था। राइट्स entail ड्यूटीज, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट लगा हुआ था। आर entitle अब जब उसने लिखा है तो ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, लेकिन entitle का वर्ड ही यूज होना था। दे आर therefore universal rights in the sense, अब वो समझा रहा है कि universal rights in the sense that they belong to all human beings rather than to member of any particular nation, race, religion, gender, social class or whatever. उसने समझाया कि these are universal rights, और universal को emphasize कर दिया सिंगल कॉमा लगा के। This universalism was clearly expressed in the words of American Declaration of Independence written by Thomas Jefferson, which proclaimed, अब आपने ये चैप्टर पढ़े, आपने क्या किया कि थॉमस जेफरसन की कोट को बीच में से निकाल लिया और अपने नोट्स में लिख लिया। अब आप इस कोट को एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे आप चाहें तो आप इसमें से कोई लाइन भी उठा सकते हैं जो कि आप कहें कि जी जो एंड्रयू हेवुड है इन हिज बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स डिफाइन राइट एज एन एंटाइटलमेंट टू एक्ट और बी ट्रीटेड इन अ पर्टिकुलर वे। आप इसमें से कोई चीज़ उठा के एंड्रयू हेवुड के साथ भी कोट कर सकते हैं और आप थॉमस जेफरसन को भी कोट कर सकते हैं। लेकिन जब आप थॉमस जेफरसन को कोट करेंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि एंड्रयू हेवुड इन हिज बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स कोट्स थॉमस जेफरसन। आप ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली थॉमस जेफरसन को कोट करेंगे। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights. ये आपके पास quotation आ गई। However, there have been very deep divisions about what rights human beings should enjoy. So ये जो एक dispute है कि कौन से rights enjoy करने चाहिए, ये हमेशा से रही है। Indeed, thinking about the content of human rights has developed significantly over time, enabling 3 different types or generations of human rights to be identified. अब आपने ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। ह्यूमन राइट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं या जनरेशंस हैं। अब ये वर्ड है जनरेशन, 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वैसे ही है जैसे आप फेमिनिज्म की बात नहीं कर सकते अगर आपके पास वर्ड वेव का नहीं है। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म would be the word that you are going to use. अब वो 3 जनरेशंस क्या हैं हमारे पास? सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये सबसे पहले आए, फिर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, एंड देन वी हैव सॉलिडारिटी राइट्स। अब ये उसने हमें एक पैराग्राफ में डिफाइन किया, और अब वो हमें इसकी जो टाइप्स हैं वो देखें। अब आपको नजर आ रहा है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से जो शुरू हो रहा है वो एक पैराग्राफ है। द स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स वाला जो है आपका, ये आपका दूसरा पैराग्राफ चल रहा है। ये आपका जो दूसरी जनरेशन थी उसका दूसरा पैराग्राफ है। और however deep controversy has surrounded economic and social rights, supporters have argued that economic and social rights are in a sense, अच्छा जी ये चल रहा है। और
ये आखिर में जाके हमारे पास सॉलिडेरिटी राइट्स आ जाता है। यानी एक में तो उसने हमारे साथ डिस्प्यूट किया ना कि डिस्प्यूट क्या है, एक पैराग्राफ वो आ गया, और आखिरी पैराग्राफ जो है वो सॉलिडेरिटी राइट्स के ऊपर है। आगे है इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये आप वैसे पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स जो है, या ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो ग्लोबली इंटरवेंशंस होती हैं उनका जिक्र भी किया जा सकता है। लेकिन अभी हम इसकी टाइप्स को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। लेकिन ये जो अब देखें, शुरू के कुछ सफ़े हमने पढ़े हैं और हमें बात जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी कि ह्यूमन राइट्स जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट क्या है। इस किताब में ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी एज अ ह्यूमन राइट। वो आपको साथ साथ समझा भी देता है कि भाई डेमोक्रेसी एक ह्यूमन राइट के तौर पे क्या है। अच्छी बात ये होती है कि आपको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या कोई भी चीज़ अगर आपकी जब किताब में डिस्कस होती है, आपके साथ साथ डेमोक्रेसी के नोट्स तैयार हो गए। लेकिन इस किताब में वो एक टेबल बनाता है, एक बॉक्स बनाता है जिसमें वो कहता है कि लिबरलिस्ट का व्यू क्या है और रियलिस्ट का व्यू क्या है। आप उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये थेरी का पेपर नहीं है, आईआर का पेपर नहीं है, ये एसए का पेपर है। एसए में आप वही थेरी देते हैं जो आपके एसए को सपोर्ट करती है। यानी आपने जेंडर स्टडी पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थेरी होगी, फेमिनिस्ट थेरी होगी, देयर आर सो मेनी अदर थेरीज। लेकिन आप सिर्फ फेमिनिज्म की बात करेंगे क्योंकि आपके पेपर से रेलिवेंट सिर्फ वही थेरी है। सो आप इसको पढ़ेंगे फोकस ऑन को। और अब इधर आ जाएं तो वो हमें राइट समझा रहा है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल और ह्यूमन राइट्स। अब ये देखें कि उसने नेचुरल राइट्स को ह्यूमन राइट्स का सिनोनिम कह दिया। ठीक है। They were advanced through the English Revolution of the 17th century and the French and American Revolution of the 18th century। तो 18th और 17th century में जिस चीज़ पे काम हो रहा था वो थे civil and political rights। The core civil and political rights are the right to life, liberty and property, although they have been expanded to include, for example, freedom from discrimination, freedom from slavery, freedom from torture or other inhuman forms of punishment, freedom from arbitrary arrest and so on। So हमारे पास सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो पहले क्या थे? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अच्छा, मुझे याद आया अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो यहाँ पे था यूएस का जो था, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा था डिक्लेयर्ड लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस टू बी इनएलिएनेबल राइट्स। ये जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस है, आपने रसल की किताब देखी होगी, अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये देखें कि रीजन टू रीजन प्रायोरिटीज कितनी बदल जाती हैं। हमारी प्रायोरिटी परसूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। एक स्पिरिचुअल तो कंटेंटमेंट हो सकती है कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलते हैं, लेकिन परसूट ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए जब हम रसल की किताब कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ते हैं, दैट डजंट मेक सेंस कि ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इतना बड़ा मसला क्यों बन गया। जहाँ पे डेवलप सोसाइटीज़ होती हैं, लोगों को हर चीज़ हासिल होती है, वहाँ पे लोगों का खुश होना एक मसला, खुश ना होना एक मसला बन सकता है। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे लोग हर दिन एक एक नवाले के लिए स्ट्रगल करते हैं और हैंड टू माउथ होते हैं, वहाँ पे ये सवाल नहीं पैदा होता कि आप खुश हैं कि नहीं है। वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपका पेट भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, और किन तरीक़ों से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका पेट और आपके बच्चों का पेट भरा रहे। कल्चरल डिफरेंसेस को देखा करें, आपको इसे कहते हैं एनालाइज करना। जब आप एनालाइज करते हैं तो आप अपनी सोसाइटी को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, और एस्से के लिए आप इस पोजीशन में आते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को रिलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आए तो उसने कहा कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पहले थे, फिर इसमें शामिल क्या हुआ? फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये आ गया माइनॉरिटी में। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, ये तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और अदर इन ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जब हम बात करते हैं कि वॉर ऑन टेरर इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वायलेशन कहाँ पे होती है? कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है, इन ह्यूमन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट होती हैं, टॉर्चर होता है। सो ये चीज़ें इलीगल समझी जाती हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि टेररिस्ट एंड दोज हु आर सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म, उनको आर्बिट्रेरी अरेस्ट कर लेती हैं और उनको टॉर्चर करती हैं। Civil and political rights are often typically seen as negative rights or forbearance rights। अब ये negative rights क्या होते हैं? They can be enjoyed only if constraints are placed on others। So negative rights क्या होते हैं? यानी हमने शुरू में पढ़ा था कि rights जो हैं वो ड्यूटी होते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि नेगेटिव राइट्स क्या हैं, कि ये सिर्फ तभी मिल सकते हैं जब दूसरों को कंस्ट्रेन किया जाए, लिमिट किया जाए। Negative rights therefore define a private sphere within which the individual can enjoy independence from the encroachment of other individuals and more particularly from the interference of state। तो अब ये नेगेटिव राइट्स उसने डिफाइन भी कर दिया अलहदा से। उसने कहा जी ये हैं कि एक प्राइवेट स्फेयर जो है
ये एक इंसान की प्राइवेट स्पेस है जिसके बीच में इंडिविजुअल जो है वो इंजॉय कर सकता है अपनी इंडिपेंडेंस को, कि दूसरे इंडिविजुअल जो है वो उसे इंक्रोच ना करें, पर्टिकुलरली स्टेट जो है वो किसी तरह की इंटरफेरेंस ना करे. सो नेगेटिव ह्यूमन राइट दस कॉरेस्पॉन्ड क्लोजली टू क्लासिक सिविल लिबर्टीज सच एज. अच्छा, अब ये नेगेटिव ह्यूमन राइट्स जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं? सिविल लिबर्टीज को. जैसे उसने ह्यूमन राइट्स और नेचुरल राइट्स को रिलेट कर दिया था, वैसे ही नेगेटिव राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज जो है वो रिलेट हो जाती हैं. सिविल लिबर्टीज के ऊपर यू मस्ट ऑल्सो रीड समथिंग. आप ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पे जाके सिविल लिबर्टीज को सर्च करें और पढ़ें सिविल लिबर्टीज को, क्योंकि पास पेपर में आया हुआ भी है कि करप्शन जो है वो वायलेशन है सिविल लिबर्टीज की, और ऐसे में आया हुआ. और दूसरी बात ये कि जब भी आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करनी है तो सिविल लिबर्टीज जो है वो बीच में आ जाएगी. सच एज दी, अब कौन सी चीज़ें शामिल हुई इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of the press, freedom of religion and conscience, freedom of movement and freedom of association. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? कि स्टेट मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकूं, मैं अपने ओपिनियन दे सकूं. क्यों? क्योंकि मेरा ओपिनियन स्टेट के खिलाफ है. फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? कि प्रेस सच ढूंढ के लगाना चाहती है लेकिन उसको इजाज़त नहीं है, प्रेस को बंद कर दिया जाता है, फाइन कर दिया जाता है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस क्या है? मेरा दिल है, मेरी मर्जी है, मैं जिस मर्जी रिलीजन के साथ एसोसिएट हो जाऊँ. दिस इज़ नो बडीज प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली नॉट ऑफ स्टेट. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हूँ. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मैं जिस किसी के साथ चाहूँ, ग्रुप के साथ चाहूँ, जैसे चाहूँ एसोसिएट हो सकती हैं. अब कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होता ह्यूमन राइट्स को, या वो समझते नहीं है कॉन्सेप्ट को. तो लेटली आई कम अक्रॉस सम स्टूडेंट्स हु राइट कि औरतों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता है. जेंडर की जब वो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता. पहली बात तो ये कि ये ठीक है कि ये नेगेटिव राइट्स हैं, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो आपका मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी जो है आपको नहीं दे सकता, या स्टेट जो है वो मार्शल लॉ लगा दे या वो कोई कर्फ्यू लगा दे तो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना मिले. लेकिन पर्टिकुलरली ये कहना कि जो स्टेट है वो औरतों को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं देती, स्टेट देती है. स्टेट ने मना नहीं किया कि औरत ट्रेवल नहीं कर सकती. हाँ, मेल मेंबर ऑफ फैमिली हो सकते हैं जो कह रहे होंगे जी आप घर से बाहर नहीं जा सकती, या घर से बाहर जाने की कोई रिस्ट्रिक्शंस है. लेकिन ये इस तरह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करना लुक्स मोर इमेच्योर. ठीक है, सो हम स्टेट की सेंस में बात करें तो वो सेंस बनाता है, और बाकी सोशल मार्जिनलाइजेशन होती है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, उसकी हम बात कर सकते हैं उस रेफरेंस के साथ. अच्छा जी, फिर वो कहता है कि however it would be misleading to suggest that all civil and political rights are negative in this respect. The right to non-discrimination, for instance, can only be upheld through legislation and a framework on enforcement on the part of government, while the right to a free and fair trial requires the existence of a police force and a court system. तो right to non-discrimination जो है वो तभी आप एक्वायर कर सकते हैं जब लेजिस्लेशन हो और उसको इन्फोर्स किया जा रहा हो. लेकिन आपका जो फ्री एंड फेयर ट्रायल है उसके लिए आपके पास कोर्ट होना और पुलिस फोर्स होना बहुत ज़रूरी है. और ये फ्री एंड फेयर ट्रायल का राइट है जो टेररिस्ट का और नॉन स्टेट जो दोज अक्यूज ऑफ टेररिज्म जो है उनका जो राइट वायलेट होता है वो है फ्री एंड फेयर ट्रायल. बहुत दफ़ा उनको ट्रायल का मौका ही नहीं मिलता, और अगर ट्रायल होती है तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होती. Civil liberties are therefore often distinguished from civil rights, the latter involving positive action on the part of government rather than simply forbearance. तो civil liberties जो हैं उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है सिविल राइट्स के तौर पे, द लेटर इन्वॉल्विंग पॉजिटिव एक्शंस. तो ये पॉजिटिव एक्शंस होते हैं जो सिविल राइट्स हैं, इसको पॉजिटिव पार्ट पे लिया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो सिविल राइट्स लेकर आती है. द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इज rather is evident in the complex relationship between human rights and democracy. ओके जी, हमारा एक पैराग्राफ ये हो गया और ये उसने कंक्लूड कर दिया. द स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स गेन्ड ग्रेटर प्रोमिनेंस. और ये जो उसने ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की बात की है, तो जब आप अगला बॉक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. आप लेफ्ट हैंड पे देख सकते हैं, मेरा लेफ्ट हैंड है, परहैप्स आपका राइट हैंड होगा, कि ये नेगेटिव राइट्स, सिविल लिबर्टी, सिविल राइट्स एंड पॉजिटिव राइट्स जो उसने अलहदा से डिफाइन भी किया है. The struggle for economic, social and cultural rights gained greater prominence during the 20th century. अब ये generation है rights की. First generation होगी, अब second generation आई, especially in post 1945 period. By contrast with traditional liberal rights, the so-called second generation rights often drew on socialist assumptions about the tendencies of capitalist development towards social injustice and unequal class power. Social economic rights जो हैं, including the right to social security,
the right to work, the right to paid holidays, the right to healthcare, the right to education, and so on, were designed to counterbalance inequalities of market capitalism, protecting the working class and working classes and colonial people from exploitation. अब ये कैसे आए सामने कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई है जो कि अपना इंटरेस्ट देख रही है और लोगों को राइट्स नहीं प्रोवाइड कर रही, तो ये इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं जिनके लिए स्ट्रगल की गई ताकि वर्किंग क्लास को ये राइट्स मिले। अब आप ये देखें कि कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे राइट है, द राइट टू वर्क, द राइट टू पेड हॉलीडेज। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी भी ये पेड हॉलीडेज की जहाँ बात आई है, हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर उतने हॉलीडेज नहीं होते जितने के पब्लिक सेक्टर में है। जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टीचर्स को एक हफ्ते की छुट्टी होती है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो इवन हमारे टीचिंग सेक्टर के अंदर और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, टीचिंग सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इनके अंदर औरतों को मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती। सो हमारे मुल्क में अभी यही मसला चल रहा है कि अगर हम पूरे मुल्क में देखें तो नेशनली मैटरनिटी लीव जो है वो मिलती ही नहीं है, माओं को नहीं मिलती पेड मैटरनिटी लीव। और आपको पता है अब नया ट्रेंड आ रहा है कि फादर्स को भी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए 10 डेज की। सो हमारे यहाँ अभी तक ये राइट्स भी सही तरह नहीं मिले। द राइट टू हेल्थ केयर औरतों का वायलेट हो जाता है जब उन्हें हेल्थ केयर नहीं मिलती और वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है वो फौत हो जाती है। द राइट टू एजुकेशन, हमें पता है कि राइट टू एजुकेशन मलाला यूसुफ को नॉन स्टेट एक्टर्स ने राइट टू एजुकेशन नहीं दिया था। तो हम कहते हैं कि स्टेट जो है वो फेल रही है इस राइट को इंश्योर करने में। सो आम लोगों का जो राइट होता है वो दूसरों की ड्यूटी भी होता है, तो मेरे राइट स्टेट की ड्यूटी भी है। सो नॉन स्टेट एक्टर क्या करते हैं कि स्टेट की विल को चैलेंज करते हैं, स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं, लोगों को वो राइट्स डिनाई करके जो कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट ने दिए हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या हुआ, दीज राइट्स आर पॉजिटिव राइट्स इन दैट दे इम्प्लाई अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। तो स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर प्रोविजन, वेलफेयर राइट्स, द रेगुलेशन ऑफ द लेबर मार्केट्स एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट जनरली। तो स्टेट जब इंटरवीन करती है तो लोगों को ये राइट्स मिलते हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी हमने लोगों को राइट टू एजुकेशन देना है, राइट टू हेल्थ केयर देना है, या पेड हॉलीडेज देनी है, राइट टू वर्क देना है, तो क्या करना पड़ेगा कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि लेबर मार्केट के अंदर ये काम हो। अच्छा जी, हाउ एवर डीप कॉन्ट्रोवर्सी हैज सराउंडेड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। अब ये देखिए उसने कंक्लूड नहीं किया, जैसे ऊपर उसने कंक्लूड कर दिया था तो देयर वाज मोर लाइक हमें फील हुआ था कि पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। यहाँ पे अब वो चला गया एंटी थीसिस के ऊपर। वो कह रहा है कि जी डीप कॉन्ट्रोवर्सी हैज सराउंडेड इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, कॉन्ट्रोवर्सी जो है, नॉट एंटी थीसिस पर्टिकुलरली। अब उसने ये हाउएवर से पैराग्राफ शुरू किया। अब हमारा स्टूडेंट क्या करता है, हर पैराग्राफ फर्दर मोर मोर ओवर हाउएवर, आई जस्ट डोंट नो कि ये उल्टे पुल्टे जो आइडियाज होते हैं ये कहाँ से आते हैं। ये बच्चे खुद ही बना लेते हैं, और आर देयर टीचर्स आउट देयर हु आर प्रोपगेटिंग दीज आइडियाज के हर पैराग्राफ को हाउएवर देयर फॉर मोर ओवर फर्दर मोर से जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो पैराग्राफ जो कि पिछले पैराग्राफ की कॉन्ट्रोडिक्शन है उसे हाउएवर लगा सकते हैं। अगर पिछले पैराग्राफ में कोई ऐसी सपोर्टिंग डिटेल थी जिसको आपने अलहदा से हाईलाइट करना है तो आप मोर ओवर करके पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब ये हम इतनी देर से पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास पहला पैराग्राफ है जो कि हाउएवर से शुरू हुआ है, और मैं इसको स्क्रॉल बैक कर रही हूँ ताकि आप एक दफ़ा खुद देख लें कि कोई भी पैराग्राफ अभी तक हाउएवर से शुरू नहीं हुआ। इवन आप फर्स्ट पैराग्राफ को भी देख लें, फर्स्ट तो होना ही नहीं था, लेकिन मैं आपको पीछे तक लेके गई हूँ ताकि आप देखें कि हाउएवर से पैराग्राफ शुरू नहीं होते। अब ये हाउएवर में उसने आके हमें बताया कि डीप कंट्रोवर्सी है। सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स आर द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स एज देयर मेंटेनेंस कॉन्स्टिट्यूट अ प्री कंडीशन फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ ऑल अदर राइट्स। अच्छा, अब ये सारी बहस आ गई और ये उसने पहला लिखा है कि सपोर्टर्स ये कहते हैं, क्रिटिक्स, ये देखें सेंटर में पैराग्राफ क्या आ रहा है कि क्रिटिक्स have alleged first that the maintenance of the such right requires material resources and political capabilities that many states simply do not possess। अब ये आपका आ गया कि दो लोग क्या कहते हैं, यानी कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ आ गया कि सपोर्टर्स क्या कहते हैं और क्रिटिक्स क्या कहते हैं। ये जो क्रिटिक्स वाला पार्ट है ये आपके पास एंटी थीसिस आ गया, और आप देखेंगे कि ये बहुत वेल बैलेंस्ड पैराग्राफ है। That is irrelevant to your essay writing, that's why I have skipped it. Since 1945, a further set of rights has emerged in the form of solidarity rights or so-called third generation rights. Solidarity rights का वर्ड आप याद रखेंगे और थर्ड जनरेशन भी आपको याद रहेगा, टाइमलाइन भी याद रखनी है। These encompass a broad spectrum of rights whose main characteristic is that they are attached to
social groups or whole societies as opposed to separate individuals. Solidarity rights जो हैं ये societies के हैं, ना कि individuals के. They are sometimes therefore called collective rights or people's rights, whereas first generation rights were shaped by liberalism and second generation rights were shaped by socialism. थर्ड जनरेशन जो है ये कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ. सो हमारे पास जो ग्लोबल साउथ है उसकी वजह से ये जो हमारे राइट्स हैं थर्ड जनरेशन ये सामने आए हैं. The right to self-determination was thus linked to the post-1945 process of decolonization and the rise of national लिबरेशन मूवमेंट. तो हमें नज़र आता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया में भी हुआ. साउथ से मुराद हमारा ये जो साउथ का नैरेटिव जनरेट हुआ है, पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया की बात हो रही है, एम्पायर राइट्स बैक वाली. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जब पोस्ट पार्टीशन यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है, तो ज़ाहिर बात है कि डेमोक्रेसी आई है. सो जो चीज़ यहाँ पे पहले जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो तो मोनार्की थी. सो मोनार्की के बाद जो हमारे पास चीज़ आई वो थी वाइसराय. पहले हमारे पास गवर्नर जनरल आया, देन वी हैड वाइसराय, और फिर हमारे पास जो चीज़ आई जब वाइसराय भी गए हैं यहाँ से तो हैंड ओवर करके गए गवर्नर जनरल को. बट देन हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था. सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको लिंक कर दिया गया पोस्ट 1945 जो प्रोसेस था डीकोलोनाइजेशन का. ठीक है. और अदर सच राइट्स इंक्लूड द राइट टू डेवलपमेंट, द राइट टू पीस, द राइट टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मल्टीकल्चरल राइट्स. सॉलिडेरिटी राइट्स हैव देयरफॉर बीन यूज्ड टू गिव issues such as development, environmental sustainability, and cultural preservation a moral dimension. Nevertheless, critics of third generation rights have highlighted their inherent vagueness and more seriously questioned whether human rights can actually belong to peoples or groups as opposed to individuals. ये जो peoples लिखा हुआ है ये peoples है कौमों के लिए. So people का word जब nation के लिए आता है तो हम बात कर रहे होते हैं इस सेंस में कि वो collection of people है, तो हम कहते हैं a people, that means a nation, और peoples का मतलब है many nations. From this perspective, the very idea of human rights is based on a model of individual self-worth, which is in danger of being weakened whenever people are thought of in terms of group membership. अब solidarity rights को बुरा क्यों समझा गया है? क्योंकि जब हम ऐसे बात करते हैं तो इंडिविजुअल की जो वर्थ है वो वैसे ही हम उसको अंडरमाइन कर देते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ग्रुप की वर्थ है या जिस ग्रुप का वो पार्ट है. तो ये जो हमें नेशनलिज्म वाली सर्ज नज़र आती है और हमें नज़र आता है कि लोग अपने कल्चर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी इंपीरियलिज्म नहीं होना चाहिए, कल्चरल इंपीरियलिज्म हो गया है, और कैसे एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सॉलिडेरिटी राइट्स का रेफरेंस मिलता है. अच्छा जी, अब ये आगे इम्प्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स है, यू कैन गो थ्रू इट. फाइल आपके लिए अवेलेबल होगी. देन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स है, और ये देखें ये वाला वो बॉक्स था जो मैं आपको कह रही थी कि आपने फॉलो नहीं करना. इसमें लिखा हुआ है रियलिस्ट व्यू, लिबरल व्यू और फिर क्रिटिकल व्यू. आपने ये इस बॉक्स को नहीं पढ़ना. मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स ये भी आपको नहीं चाहिए हैं. वैसे अगर आप कर रहे हो तो कोई आपको लगे जी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1981, इस तरह की कोई चीज़ आप नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को मेंशन करने से पहले. ये आपको नज़र आ रहा है एनजीओज आ गई, रेड क्रॉस आ गया, रेड क्रॉस कमीशन रेड क्रॉस आ गया. रेड क्रॉस कमीशन तो कहीं और था, दिस इज़ रेड क्रॉस एनजीओ. और ये एनजीओज की बात आ गई. ह्यूमन राइट्स इन अ वर्ल्ड ऑफ स्टेट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का आपको पता होना चाहिए, ये वैसे आपके काम आ सकता है. और दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. वी कांट गो थ्रू द होल चैप्टर बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इसको हम पढ़ें एक चैप्टर को बैठ के तो पूरा दिन लग जाएगा. लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें, ये जो चैलेंजिंग ह्यूमन राइट्स है ये आपको नहीं चाहिए है. ये बॉक्स आप देख लीजिएगा. ये ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है ना, ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम के ऊपर जो इंटरवेंशन की जाती है, ये सवाल जो है ये आपके काम आ सकता है कि जब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, पर्टिकुलरली जो सुपर पावर्स हैं, वो इंटरवीन करती हैं और इंटरवीन करने के लिए वो एक्सक्यूज़ बनाती हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर रही हैं. ये वाली जो आपकी हेडिंग है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड द वॉर ऑन टेरर, तो वॉर ऑन टेरर को वेज किया गया है ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको जस्टिफाई किया गया वॉर ऑन टेरर को. उसको देखना आपके लिए अच्छा हो जाएगा. और दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, आपके नोट्स में अवेलेबल है. अब ये ज़रा आप टेबल देख लें जो यहाँ पे एक बना हुआ था. किताब में से जब कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो टेबल से आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर तौर पे क्लासिफाई हो जाती है. फर्स्ट जनरेशन जो है वो 18 से 19 सेंचुरी है.
सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। की थीम उसने आपको बता दी कि वो लिबर्टी है। अब आगे उसने आपको राइट्स गिना दिया कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, ठीक है। और उसने बता दिया कि आर्टिकल्स कौन से हैं। इसी तरह सेकंड जनरेशन बता दिया राइट्स हैं, वर्क, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेड हॉलीडेज। और फिर उसने आपको आर्टिकल 22 टू 27 भी गिनवा दिया। थर्ड जनरेशन सॉलिडारिटी राइट्स में क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और उसने रियो का जो अर्थ समिट है उसकी भी बात कर दी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट की भी बात कर दी है। इन्वायरमेंट का जो इशू है वो आप यहाँ पे लाके उसकी बात कर सकते हैं सॉलिडारिटी राइट्स के अंदर। और इन्वायरमेंट की वैसे जब हम बात करते हैं तो हम उसकी बात ग्लोबल सिक्योरिटी के अंदर भी कर सकते हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी में पॉवर्टी भी एक थ्रेट है, और इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट। Because I constantly keep receiving messages about the difficulty that students face in reading books. I have made this reading an essential part of my lectures, and I hope कि आपकी जो रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हुई होगी कि आपने पढ़ना कैसे है। पहले 2-3 सफ़े जो होते हैं वो आपको क्रक्स देते हैं। डेफिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी टर्म का जो एवोल्यूशन है उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, रीड करते हुए रीड करें, उसके नोट्स बनाएं। नोट्स से मुराद है पॉइंट्स निकालें, और उन पॉइंट्स को बुलेट की फॉर्म में आप आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बनाने से क्या होगा कि आपको जो डाटा है वो पूरा एक लाइन की शेप में आ जाएगा, एक मैप बन जाएगा, और आप उसको याद रख सकेंगे। और जब आपने पढ़ लिया है तो आपने क्या करना है कि उसकी समरी जो है वो लिख लेनी है। इस तरह आपको कभी भी कोई चीज़ भूलेगी नहीं। और फ़र्ज़ करें कि आपको कोई चीज़ पढ़ के समझ नहीं आ रही, प्लीज़ 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 उस जुमले के अंदर देखें कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। और एक काम जो आपको अपनी सेकंड हैबिट बनानी है, जो आपने हमेशा करना है, वो ये है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ी है, जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ा है, उस पैराग्राफ को देखें। ये डेफिनेशन है, इसमें इंसिडेंट्स आ रहे हैं, किसी चीज़ को डेवलप किया जा रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है। देखें कि पैराग्राफ किस तरह का लिखा है, और किताब के पैराग्राफ किस तरह से बनते हैं, ताकि आप अपनी राइटिंग के अंदर उस तरह के पैराग्राफ्स बना सकें। दैट इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। और जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको दोबारा पढ़ के देखें, अपने नोट्स की फ़ोटोकॉपी निकालें या प्रिंट निकालें, और उसको देखें कि आपने किस तरीके से उस सारी चीज़ को पढ़ के तो आपने अपनी समरी जो है उसको कंपोज करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।